हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और अब ये भी जानेंगे कि अब आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए अगर इंडसइंड बैंक जिस तरीके से अभी भागा था, मतलब पहले ये लगभग 450-500 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था और एकदम से ये लगातार 950 तक ये रुका भी नहीं था और लगातार ये भागते ही चला गया था। लेकिन उसके हिसाब से इसके जो नतीजे आए हैं वो मेरे ख्याल से थोड़े से पुअर जरूर हैं। क्योंकि अब आप ये देखिए, अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो ये देखिए 852.76 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी ही क्वार्टर के अंदर 1300 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कितने का? पिछले साल इसी ही क्वार्टर में बैंक ने 1300 करोड़ का मुनाफा किया था और अभी ये 852.76 करोड़ हो गया है। तो देखिए, मेरे ख्याल से ऐसे समय में जब सारे बैंक जितने भी, कोई भी भले छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी निकल कर आ रही है, ऐसे समय में इंडसइंड बैंक जो कि एक अच्छा बैंक है इंडिया का और एक टॉप बैंक्स में से, मतलब टॉप प्राइवेट बैंक्स में से ये एक है, उसकी अगर 34% का प्रॉफिट अगर उसका डिक्लाइन हुआ है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी दिक्कतें इंडसइंड बैंक में जरूर बनी हुई है। अब आप ये देखिए, अगर ग्रॉस एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो 1.74% ग्रॉस एनपीएस थे, जिसमें से 0.22% नेट एनपीएस थे। अब नेट एनपीएस मतलब कि 0.22% का ही बैंक को लॉस होगा। उससे पहले का उनका जो 1.74% में से अगर आप 0.22 माइनस करेंगे तो 1.52% निकल कर आएगा। तो 1.52% का तो बैंक के पास प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो 0.22% ही बैंक के लिए लॉस है। अब लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि ये पिछले क्वार्टर के अंदर 2.21% थे और ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये देखिए पिछले क्वार्टर में 2.21 और अब ये 1.74 हो गए हैं। तो मतलब एक अच्छी बात है, क्योंकि 0 पॉइंट कितना हो गया, ये लगभग ये 0.47% की एनपीएस में एक क्वार्टर में गिरावट आना एक अच्छी बात है। अब इसकी अगर एनपीएस देखेंगे, आप ये देखिए नेट एनपीएस भी पिछले क्वार्टर में 0.52% थे और इस बार वो 0.22% हो गए हैं। तो देखा जाए तो एनपीएस बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, अगर आप इसके प्रोविजंस को देखेंगे तो ये देखिए 1853.52 करोड़ के बैंक ने प्रोविजंस बनाए हैं। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन पिछली बार सिर्फ 1100 करोड़ के लगभग ही था और इस बार एकदम से लगभग 70% के लगभग यहाँ पे बैंक ने प्रोविजंस को बढ़ाया है। तो मेरे ख्याल से ये एक दिक्कत वाली बात है। क्यों? अब आप पूछेंगे कि प्रोविजंस बनाए, ये तो एक बढ़िया बात है, लेकिन देखिए जब भी एकदम एक अच्छा सा एकदम ज्यादा प्रोविजन बनता है तो मेरे ख्याल से वो एक ये इंडिकेशन है कि शायद से बैंक में थोड़ी सी आगे चलकर एनपीएस की दिक्कत हो सकती है। बैंक को ऐसा लग रहा है कि एनपीएस आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो वैसे भी ये इंडसइंड बैंक का शेयर पहले से ही बहुत करेक्ट कर चुका था, तो देखा जाए तो नतीजे इतने भी पुअर नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर का लगभग 1800-1900 का ऑल टाइम हाई है। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 26.56 का और ये चल रहा है 11.66 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। लेकिन देखिए, इसके जो पिछले क्वार्टर्स के नतीजे थे वो भी इतने बढ़िया नहीं थे और ये क्वार्टर्स के नतीजे भी इसके बढ़िया नहीं आए हैं। तो अगर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर अगर मैं इसके पी रेशियो की बात करूं तो वो लगभग 13 या 14 के लगभग निकल कर आते हैं। तो देखा जाए तो अभी भी ये सेक्टर के मुकाबले अंडर वैल्यूड है। देखिए, सेक्टर अभी 26.56 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर चल रहा है और ये रिजल्ट्स के बाद इंडसइंड बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो 13 से 14 का ही निकल कर आता है। तो अभी भी ये अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। अब ये देखिए आप
प्राइस टू बुक रेशियो है 2.29 का सेक्टर का, और जबकि इसका है 1.60 का। तो देखिए भले ही बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भले ही थोड़ा सा इस बार बढ़ जाएगा, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो फिर भी यहाँ पर गिर सकता है, क्योंकि बता रहा है कि बैंक फिर भी अंडर वैल्यूड अभी भी है। अब आप ये देखिए 60,781 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, एक बढ़िया लार्ज कैप ये स्टॉक है। और मेन बात ये आपको पता होनी चाहिए कि स्टॉक का भी लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हुआ करता था। अब आप ये देखिए लगातार इसके रेवेन्यूज तो बढ़ेगी। देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर बैंकिंग स्टॉक का रेवेन्यू आपको हर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बैंक हर साल लगभग 3 से 4 तो नई ब्रांच खोलता ही है, तो वहाँ पर उनको अलग नया डिपॉजिट मिलता है, वहाँ पे वो अलग से लोन देते हैं। तो सीधी बात है कि हर साल इनका धंधा बढ़ेगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो इंडसइंड बैंक है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कंसिस्टेंट नहीं रही है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और हमारे एचडीएफसी बैंक की रही है। ये देखिए आप 2017 से 18 में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, फिर 18 से 19 में फिर से प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है, और 19 से 20 में फिर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। और इस बार अगर जिस तरीके से इसने जो नतीजे पेश किए हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस बार इसका जो 2020 का जो इसका मुनाफा था उससे कम इसका मुनाफा आपको 2021 में देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसका अभी पिछले साल था 4,450 करोड़ का मुनाफा, और अभी इसके लगभग 900 करोड़ के इसके रिजल्ट निकल कर आए हैं। तो ईयरली बेसिस पर इसका जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो 3,600 करोड़ का ही निकल कर आता है। तो मतलब अगर आपको ईयरली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसके नतीजे के अंदर लगभग 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो। अब आप ये देखिए 5 साल का इसका ऑल टाइम हाई है 2038 का, और 846 पे ये शेयर चल रहा है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अभी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने इसके 928 रुपीज पर, ये जो इसका 928 रुपीज एक शेयर का उन्होंने बेच दिए, और लगभग 366 करोड़ के शेयर उन्होंने बेचे हैं। अब देखिए उन्होंने बेचे हैं तो मेरे ख्याल से उनको ऐसा जरूर लगा होगा कि शेयर अभी ओवर वैल्यूड हो गया है। तो उसके बाद देखिए ये न्यूज आई थी पिछले फ्राइडे या सैटरडे के लगभग, और उसके बाद ये शेयर देखिए कितना गिर चुका है। लगभग 928 का उसका उस दिन का क्लोजिंग था, तो उसके बाद लगभग 70-80 रुपए ये शेयर पहले से गिर चुका है। मतलब लगभग 10% की गिरावट इसमें उस न्यूज के बाद ये शेयर ने दिखा दी है। अब आप ये देखिए पिछले 5 साल में पहले से शेयर 13% गिरा हुआ है। अब देखिए इसके जो नतीजे आए हैं वो इसकी शेयर के प्राइस में पहले से ही इंक्लूडेड है, पहले से ही फैक्टर इन है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंडसइंड बैंक में निवेश करना चाहता है तो मेरे ख्याल से कर सकता है। लेकिन मैं आपको हमेशा हर बैंकिंग स्टॉक पे वीडियो बनाते वक्त यही बोल रहा हूं कि किसी भी बैंकिंग स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि कितने एनपीएस बढ़ेंगे, और जो आरबीआई का लोन मॉरिटोरियम वाला केस है उसमें क्या होगा ये अभी तक ना तो आपको पता है ना मेरे को पता है। तो इसीलिए किसी भी बैंकिंग स्टॉक के अंदर ज़्यादा पोजीशन नहीं बनानी है, भले वो लॉन्ग टर्म हो भले ही शॉर्ट टर्म हो। अगर एनपीएस एकदम से ज़्यादा निकल कर आते हैं तो पूरा बैंकिंग सेक्टर आपको एकदम से गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो का 30 से 50% शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो का वही आपका बैंकिंग के शेयरों में होना चाहिए। पूरा 100% बैंकों के अंदर मत डालिए। अगर 50% जो पोर्टफोलियो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी कंपनीज हो गई, फिर अपने एनर्जी कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, उसमें आप पैसा डालिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो अगर बाई चांस कोई बैंक गिरता भी है तो आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल इतनी गिरावट नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग स्टॉक के साथ आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा वाइड स्प्रेड जरूर होना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको इस रिजल्ट से लेके कोई भी और क्वेश्चन है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।